नमस्कार। इस बेहद शांत और ज्ञानवर्धक व्याख्या में हम सभी का एक साथ स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी सीख देने वाली कविता पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है फूल और कांटा। इसे केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर की रश्मि विश्वास जी द्वारा निर्मित किया गया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि आज की इस प्रस्तुति में हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कविता के परिचय से, फिर समझेंगे प्रकृति का समान पालन पोषण, फूल और कांटे के विपरीत स्वभाव, कुछ खास शब्दार्थ, सच्ची नैतिक शिक्षा और अंत में वास्तविक पौधों पर चर्चा के साथ एक मज़ेदार वाद विवाद गतिविधि। सबसे पहले खंड 1, कविता और हमारे कवि का संक्षिप्त परिचय। इस बेहतरीन कविता को महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है, जिन्हें हम प्यार से हरिऔध जी के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। हरिऔध जी की एक बहुत ही खास बात थी, वे बच्चों के लिए बड़ी ही रोचक और अर्थपूर्ण कविताएं लिखते थे। साहित्य की दुनिया में इनकी रचना प्रिय प्रवास बहुत ही प्रसिद्ध है, और अगर बच्चों की बात करें तो चंद्र खिलौना और खेल तमाशा जैसी शानदार किताबें इन्होंने ही लिखी हैं। इसी महान कलमकार के विचारों को आज हम समझने जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, प्रकृति का समान पालन पोषण। कविता की शुरुआत एक बहुत ही शांत और सुंदर दृश्य से होती है। कवि कहते हैं, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। और फिर आगे वे कहते हैं, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। जरा सोचिए, इन पंक्तियों में कितनी मिठास है। कवि हमें बता रहे हैं कि फूल और कांटा दोनों का जन्म एक ही जगह, एक ही पौधे पर होता है। प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। चांद की रोशनी, बहती हुई हवा और आसमान से गिरती बारिश दोनों को बिल्कुल एक समान मिलती है। वैसे कविता में एक बड़ा ही प्यारा शब्द इस्तेमाल हुआ है, मेह। इसका मतलब होता है बारिश या बादल। इस शब्द से हम उस खूबसूरत दृश्य की कल्पना कर सकते हैं जहां बारिश की बूंदें बिना किसी पक्षपात के फूल की नर्म पंखुड़ियों और कांटे के तीखे सिरों पर एक साथ गिरती हैं। प्रकृति दोनों को बढ़ने का एक जैसा अवसर देती है। चलिए अब खंड 3 की ओर चलते हैं, जहां हम फूल और कांटे के बिल्कुल विपरीत स्वभाव को देखेंगे। तीसरे पद्यांश में पहुंचकर कहानी थोड़ी बदल जाती है। सब कुछ एक जैसा मिलने के बावजूद दोनों का बर्ताव एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। कांटा बहुत ही कठोर और तीखा होता है। कवि कहते हैं कि ये किसी की भी उंगलियों में चुभ जाता है। लोगों के सुंदर कपड़ों को, जिन्हें यहाँ वरबसन कहा गया है, फाड़ देता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, ये प्यारी तितलियों के पंख कतर देता है और काले भंवरों को भी घायल कर देता है। देखा जाए तो कांटा अपने आसपास के लोगों को सिर्फ दुख ही पहुंचाता है। यहाँ हम दोनों के बीच के इस बड़े अंतर को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ कांटे की क्रूरता है, जो उंगलियां छेदता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, और दूसरी तरफ है हमारा प्यारा फूल, जो दया और परोपकार का प्रतीक है। फूल बिना किसी स्वार्थ के अपना मीठा रस देता है और सबके चेहरों पर मुस्कान लाता है। यह तुलना हमें कविता के अगले हिस्से से और भी गहराई से जोड़ती है। आइए अब चौथे पद्यांश की सुंदरता को महसूस करते हैं। कवि बहुत ही आनंदित स्वर में कहते हैं, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। कितना प्यारा दृश्य है ना। फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में बिठा लेता है, भंवरों को अपना मीठा रस पिलाता है और अपनी मनमोहक खुशबू और चटकीले रंगों से उदास मनों को भी खुशी से भर देता है। फूल का पूरा स्वभाव ही दूसरों को कुछ देने और खुशियां बांटने पर आधारित है। इस पद्यांश में हमें व्याकरण का भी एक बड़ा ही दिलचस्प और छोटा सा पाठ मिलता है। यहाँ श्याम तन शब्द का प्रयोग भंवरे के लिए किया गया है, जिसका अर्थ है काला शरीर। इसमें श्याम एक विशेषण है जो शरीर की विशेषता बता रहा है, और तन यानी शरीर एक संज्ञा है जिसे विशेष्य कहा जाता है। भाषा को और भी अधिक प्रभावी और सुंदर बनाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वास्तव में कमाल का है। अब आते हैं खंड 4 पर, जो हमें सच्ची महानता की नैतिक शिक्षा देता है। कविता का अंतिम हिस्सा हमें इसके मुख्य संदेश तक ले जाता है। हरिऔध जी लिखते हैं, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर।
इसका सीधा सा मतलब है कि कांटा अपने बुरे बर्ताव के कारण सबको खटकता है, कोई उसे पसंद नहीं करता। जबकि फूल अपनी अच्छाई के कारण इतना सम्मान पाता है कि उसे देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है। अंत की दो पंक्तियां जीवन का बहुत बड़ा सच बताती हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यानी अगर हमारे अंदर अच्छे गुणों की कमी है तो सिर्फ अच्छे परिवार या ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बन जाता। इस पूरी सीख का सार एक शब्द में छिपा है, बड़प्पन। बड़प्पन का मतलब पैसा या रुतबा नहीं है। सच्चा बड़प्पन व्यक्ति के अपने गुणों, उसके स्वभाव और उसके अच्छे कर्मों से तय होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फूल और कांटे की जड़ें एक ही हैं, लेकिन फूल महान बनता है अपने प्यार और त्याग से। इंसान भी जन्म से नहीं बल्कि अपने अच्छे कर्मों से ही महान बनता है। चलिए खंड 5 में देखते हैं कि वास्तविक दुनिया के पौधों में ये सब कैसा दिखता है। अगर हम अपने आसपास की प्रकृति को गौर से देखें तो कई ऐसे पौधे मिलेंगे जहां फूल और कांटे एक साथ रहते हैं। गुलाब को ही देख लीजिए, इसके फूल बेइंतहा खूबसूरत होते हैं, लेकिन इसकी डालियों पर तीखे कांटे भी मौजूद होते हैं। बबूल के पेड़ पर पीले गुच्छेदार फूल खिलते हैं, लेकिन उसके कांटे बहुत लंबे और नुकीले होते हैं। रेगिस्तान में उगने वाली नागफनी, जिसे हम कैक्टस कहते हैं, या फिर हमारे घरों में पाया जाने वाला नींबू का पौधा, इन सब में मनमोहक फूल और चुभने वाले कांटे दोनों पाए जाते हैं। ये हमें दिखाता है कि प्रकृति में कोमलता और कठोरता का एक बहुत ही अद्भुत संतुलन हमेशा बना रहता है। और अंत में खंड 6, एक बहुत ही रोचक वाद विवाद कक्षा गतिविधि। इस विषय पर विचार करने का सबसे अच्छा तरीका एक छोटी सी गतिविधि है। इसे करना बहुत आसान है। पहला चरण, सभी को समूहों में बांट दें। एक तरफ फूल का पक्ष, दूसरी तरफ कांटे का पक्ष, और कुछ लोग निर्णायक यानी जज बनेंगे। दूसरा चरण, तर्क सोचने के लिए पूरे 15 मिनट का समय लें। तीसरा चरण, हर समूह अपनी बात को 3 से 4 मिनट में सबके सामने रखेगा। और अंत में निर्णायक मंडल इस आधार पर अंक देगा कि किसके तर्क सबसे मजबूत थे। ये एक बहुत ही मजेदार और ज्ञान बढ़ाने वाला अनुभव होगा। इस गतिविधि को शुरू करने के लिए कुछ मजबूत तर्क भी चाहिए होंगे। जो लोग फूल के पक्ष में हैं, वो कह सकते हैं कि फूल जीवन में निस्वार्थ प्रेम, खुशी और मिठास घुलते हैं। और जो कांटे के पक्ष में हैं, उनका तर्क भी कमजोर नहीं है। वो बता सकते हैं कि कांटे पौधों की रक्षा करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में संघर्षों के बीच मजबूती से कैसे खड़े रहना है। इससे ये बात समझ आती है कि दुनिया में हर एक चीज का, चाहे वो कांटा ही क्यों ना हो, एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। आज की ये शांत और सुखद प्रस्तुति एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ पूरी होती है कि मनुष्य को अपने जीवन में किसके गुणों को अपनाना चाहिए, फूल के या कांटे के, और क्यों? क्या हमेशा फूल की तरह कोमल और परोपकारी होना सही है, या कभी-कभी अपनी सुरक्षा के लिए कांटे जैसी कठोरता भी जरूरी है? या फिर शायद जीवन में इन दोनों का एक सही संतुलन होना चाहिए? इस पर बड़ी गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि इस व्याख्या से न सिर्फ कविता का अर्थ समझ आया होगा, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया भी मिला होगा। इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।